राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मेरे पापा मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। दीपा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। वह बीएससी सेकंड ईयर में थी। उसके पिता उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते थे। वह उनकी इकलौती बेटी जो थी, उसे कहीं भी बाहर आना जाना हो तो उसे इजाज़त लेनी पड़ती थी और वह अक्सर मना कर देते थे। रात में तो वे उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देते थे। आज कॉलेज से घर आते ही दीपा ने बैग एक किनारे सरकाया और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मुझे आज रात ऋचा के भाई की सगाई में जाना है। मम्मी ने कहा, बेटा अपने पापा से पूछ लो, वे इजाज़त दे देते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दीपा बोली, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे लिए पापा से बढ़कर आप हैं। वैसे भी उनसे कुछ भी पूछने का फ़ायदा ही क्या है, वे तो मना ही करेंगे। और आज मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। मुझे जाना है तो बस जाना है। बहुत हो गई आपकी और पापा की पाबंदियाँ। दीपा को ऐसा गुस्सा करते देख उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा ऐसा नहीं कहते, पापा जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। दीपा गुस्से में बोली, तुम्हें उनकी भलाई दिखाई देती है? मुझे लगता है वो तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इस तरह सताकर मुझसे बदला ले रहे हैं। मम्मी आप मेरी बात ध्यान से सुन लो और उन्हें भी बता देना कि अगर आज उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं अपना खाना पीना सब छोड़ दूंगी। इतना कहकर वह दंदनाती हुई अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अशोक जी माँ बेटी के बीच हुई सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि दीपा को कैसे समझाएं। दिन प्रतिदिन वह बगावती होती जा रही थी। मम्मी पापा की कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं होती। उसे पापा की हिदायतें पहले से भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने पापा बहुत बुरे लगते हैं, जो हर समय उसे नसीहत ही देते रहते हैं। ममता जी ड्राइंग रूम में आकर बोली, तुमने दीपा की बातें सुन ली हैं, मुझे समझ में नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। तब अशोक जी अपनी पत्नी से बोले, बाहर का माहौल देखकर भी इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। इसे दिखाई नहीं देता कि ज़माना कितना ख़राब है और कितने हादसे हो रहे हैं। इसे सिर्फ अपने दोस्त दिखाई देते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, इससे इसको कोई मतलब नहीं। अपने पति की बात सुनकर ममता जी बोली, सुनिए लड़की जवान हो गई है, अब उस पर ज़्यादा बंदिशें लगाना ठीक नहीं है। अशोक जी बोले, ये तुम कह रही हो? तब ममता जी भर्राए गले से कहा, क्या करूं, मैं उसकी माँ हूँ, उसे इस तरह तनाव में नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर अशोक जी थोड़ा शांत लहजे में बोले, ठीक है वह जाना चाहती है तो जाए, लेकिन याद रखे रात 9 बजे मैं खुद उसे लेने ऋचा के घर आ जाऊंगा, तब उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटी के बीच में ममता जी बुरी तरह पिस रही थी। उन्हें समझ में नहीं आता कि वह किसका साथ दें। बेटी को देखती तो लगता है जमाने के हिसाब से उसका नज़रिया सही है, और अशोक जी से बात करती तब भी यही महसूस होता है कि वह अपने अनुभवों से सही कह रहे हैं। दो रिश्तों के बीच में फंसी वह कभी किसी एक के हक में निर्णय नहीं ले पाती थी। बहुत देर बाद दीपा कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अभी तक तनाव की लकीरें दिखाई दे रही थीं। ममता जी बोली, दीपा समझने की कोशिश किया करो बेटा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। चिंता करना बुरी बात नहीं है मम्मी, लेकिन अब आपकी चिंताओं ने मेरा सांस लेना तक दूभर कर दिया है। आपको पता भी है मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि वे मेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं, मुझे कमज़ोर, डरपोक और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है चली जाना, लेकिन याद रखना 9 बजे पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। इस समय दीपा को ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा। आज उसकी जिद के आगे पापा ने उसे कुछ घंटों के लिए दोस्तों के साथ बिताने की छूट दे दी थी। अब उसने सोच लिया था कि बगैर बगावत के उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लिहाजा वह अपनी बात मनवाने के लिए बगावती तेवर अपनाएगी। शाम को सबसे पहले दीपा को आया देख ऋचा बोली, तुम इस समय यहाँ? दीपा बोली, क्यों, क्या हो गया, मैं नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन पहली बार तुम्हें शाम के समय घर से बाहर देख रही हूँ।
हम तो यार दोस्तों के साथ देर रात तक मौज मस्ती करते हैं। एक तुम ही हो जो अंधेरा होते ही घर में छुपकर बैठ जाती हो। अब ताने मारना बंद भी कर दे। मैं यहाँ मस्ती करने आई हूँ, ना कि तेरी जली कटी बातें सुनने के लिए। कुछ ही देर में उसके और दोस्त भी वहाँ पहुँच गए। सबने फंक्शन का खूब लुत्फ उठाया। दीपा की नज़र घड़ी पर लगी हुई थी। जैसे ही वह चलने के लिए तैयार हुई तो आशीष बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं यार, कहीं पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? अकेले कहाँ, मेरे पापा बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा बोलकर वह खुद ही हंस दी। इससे ज़्यादा आशीष के पास उससे पूछने के लिए कुछ भी नहीं था। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। आशीष यह बात उससे कई बार कह चुका था, लेकिन दीपा ने अभी तक अपनी ओर से इजहार नहीं किया था, क्योंकि वह पापा से डरती थी कि वे इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। गेट के सामने दूसरी ओर अशोक जी दीपा का इंतजार कर रहे थे। उसने आशीष को अपने साथ बाहर आने से मना कर दिया था। गाड़ी देखकर वह उस ओर बढ़ गई। पापा ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? वो बोली, बहुत अच्छा। पहली बार इतनी देर तक घर के बाहर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला। पापा बोले, अच्छी बात है, कहकर उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। दीपा आज अपनी बात मनवाकर बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि पापा चाहते तो इंटर करने के बाद उसे किसी अच्छे कॉलेज में से घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बीएससी करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा भी कि पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। तब पापा ने उससे कहा, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी टीचिंग लाइन होती है। मैं चाहता हूँ तुम एमएससी करके पीएचडी करो और फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। तुम्हारे भविष्य के लिए यही अच्छा रहेगा। मुझे नहीं बनना लेक्चरर। दीपा ने तुरंत विरोध जताया था, पर इस पर भी अशोक जी अपनी बात से जरा भी नहीं हटे और बोले, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा। मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। दीपा कुछ दिन तक पापा से बहुत नाराज रही, फिर हार कर उसे मजबूरी में यहीं बीएससी करनी पड़ी। ऐसे ही समय बीत रहा था। कई बार उसका जी करता कि वह पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर किसी के साथ यहाँ से भाग जाए और पापा के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, पर वह इतना साहस भी कभी नहीं जुटा पाई। आज उसने इसकी पहल कर दी थी। उसे लगा उसकी इच्छा के आगे मजबूर मम्मी पापा को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। भले ही उसका यह छोटा सा कदम था, लेकिन इसी के बलबूते पर अब वह कोई दूसरा बड़ा कदम उठा सकती थी। घर आते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत मज़ा आया। मेरे सारे दोस्त आए थे। वे आए दिन इसका मज़ा उठाते हैं। मुझे यह मज़ा आज पहली बार मिला है। तब मम्मी ने कहा, तुझे अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलो, रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ। ममता जी बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। अशोक जी को आज नींद नहीं आ रही थी। ममता जी ने पूछा, क्या हुआ? तो अशोक जी ममता जी की ओर देखते हुए बोले, दीपा की मनमानी अब हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? वह बोली, समझाती तो हूँ, पर अब वह छोटी बच्ची नहीं रह गई जो हर बात पर हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। उसकी अपनी समझ है। उसे अपने दोस्तों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। हमें उस पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। ममता जी की बात सुनकर अशोक जी चुप हो गए। कुछ ही महीनों में दीपा के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। दीपा भले ही जिद्दी हो गई थी, लेकिन वह पढ़ने में बहुत होशियार थी और इस बार भी उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन करके कॉलेज में टॉप किया था। उसके टॉप करने से उसके मम्मी पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। अब वह बीएससी फाइनल ईयर में आ गई थी। उसे यकीन था कि बीएससी से आगे भी वह अच्छे नंबरों में पास हो जाएगी और फिर एमएससी में वह फिजिक्स लेना चाहती थी। पापा उसके चुनाव से सहमत थे। आशीष ने इसी साल एमएससी पूरी कर ली थी। वह एक भले घर का लड़का था। उसके पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वे बेटे को पढ़ा लिखाकर प्राध्यापक बनाना चाहते थे। आशीष को इस बात में कोई ऐतराज नहीं था। वह मन लगाकर पढ़ रहा था और अच्छे नंबरों से डिग्री हासिल कर ली थी। वह दीपा से 2 साल सीनियर था। दीपा ने सोच लिया कि वह बहुत जल्दी बगावत करके
पापा को अब इस बारे में सब कुछ बता देगी। अब वह उसे छोटे समारोहों में जाने से नहीं रोकते थे, लेकिन रात में उसे घर से बाहर जाने की इजाज़त अभी भी नहीं थी। और दीपा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसके सब दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर रात तक खूब मौज मस्ती करते, लेकिन उसके लिए समय सीमा निर्धारित थी। फाइनल ईयर में पहुंचते ही दीपा ने आशीष से शादी करने का मन बना लिया था। अपने मम्मी पापा की बंदिशों में उसे अब और नहीं रहना था। वह जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। एक दिन वह 10 बजे रात अपनी सहपाठी रिचक के बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। आशीष उसे बाहर तक छोड़ने चला आया। जान पूछकर दीपा ने आज इस समय उसे अपने साथ आने से नहीं रोका। वह आज अपनी मंशा पापा को जतला देना चाहती थी। गाड़ी में बैठते हुए पापा ने पूछा, वह लड़का कौन था जो तुम्हें बाहर छोड़ने आया था? वह बोली, आशीष मेरा दोस्त है पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है। अशोक जी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने लड़कों से भी दोस्ती कर ली? वैसे दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। नए जमाने में क्या लड़के और क्या लड़कियां, जिससे विचार मिल जाए वही दोस्त बन जाता है। अब आगे क्या विचार है तुम्हारा? पापा ने पूछा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वह सोच रही थी कि अगर मैंने उन्हें कुछ बताया तो यह सब सुनकर पापा आग बबूला हो जाएंगे और उसका घर से निकलना तक बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, पढ़ाई पूरी करते ही हम शादी कर लेंगे। तुम चाहो तो उससे अभी शादी कर सकती हो, अशोक जी बोले। तो दीपा का मुंह खुला का खुला रह गया। पापा से ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार की सपने में भी उसने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने इससे आगे कुछ भी नहीं कहा, नहीं इस बारे में मम्मी से कोई बात की। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने शादी के बारे में आशीष से अभी तक बात नहीं की थी। अगले दिन उसने आशीष को सारी बात बता दी और बोली, तुम क्या चाहते हो वह बताओ। दीपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बोली, फिर शुभ काम में देरी कैसी? हम इम्तिहानों का इंतज़ार क्यों करें? तुम चाहो तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो सकती है। वो बोला, तुम्हारे पापा मान गए? हाँ, तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन मान गए हैं। अब तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। अगर वे तैयार हैं तो ये शादी इसी महीने में हो सकती है। वैसे तो आशीष के पापा चाहते थे कि लड़का पहले पीएचडी करके लेक्चरर बन जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचें, लेकिन उसकी जिद के आगे वे मजबूर हो गए थे। जब ममता जी ने सुना तो वह परेशान हो गईं। तुम सच में दीपा की शादी आशीष से करने के लिए राजी हो? वे बोले, हाँ, तुम जान तो रही हो वह हमारी बंदिशों से छूटना चाहती है। मुझे अब उसे आज़ाद करना ही ठीक लग रहा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से आशीष और दीपा की महीने भर के अंदर ही शादी हो गई। दीपा खुशी खुशी ससुराल चली गई। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे। दीपा को लगा जैसे वह आसमान में एक खुले पक्षी की तरह उड़ रही हो, जहां उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा उसकी पसंद के लड़के से इतनी जल्दी उसकी शादी करा देंगे। ये तो चमत्कार ही हो गया था। वह इसे अपनी बगावत का परिणाम समझ रही थी और अपनी जीत पर बहुत खुश हो रही थी। दीपा को ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर बहुत प्यार करने वाले थे। अपने पापा की बंदिशों से छूटकर दीपा यहाँ अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक दिन दीपा सुबह उठकर पापा जी के लिए चाय लेकर गई तो वे बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दीपा को बहुत अच्छा लगा। तभी उसकी सास ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर पूछा, बेटा तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। फिर दीपा वहाँ से सीधे अपने कमरे में आई और बोली, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आशीष। सच में पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक मेरे पापा हैं जो। दीपा की बात को आशीष बीच में ही काटता हुआ बोला, तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दीपा थोड़ी चिढ़ सी गई और बोली, अरे तुम उन्हें जानते ही कितना हो जो उनकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उनके साथ जो भुगता है वह मैं ही जानती हूँ। मैंने उन्हें जितना जाना है उसे देखकर कह सकता हूँ कि वह एक बेमिसाल पापा हैं, केयरिंग और दूसरों की इच्छा का सम्मान करने वाले। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन
तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वे तुम्हारी इतनी केयर करते थे कि उनके पास तुम्हारे सारे दोस्तों की पूरी कुंडली थी। दीपा आशीष की बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? वो बोला, मैं सच कह रहा हूँ। पापा जी को पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उन्होंने मेरी कुंडली भी अच्छी तरह छान ली थी, यहाँ तक कि वे एडमिशन के बहाने पापा से भी कॉलेज में मिलने गए थे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें तुम्हारी मेरी दोस्ती पर कोई ऐतराज नहीं था, तभी तो वे इतनी जल्दी शादी के लिए भी मान गए। दीपा हैरानी से आशीष को देख रही थी, फिर बोली, और क्या जानते हो तुम उनके बारे में? आशीष बोला, कहूँगा तो तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर इतने चिंतित क्यों थे? क्योंकि कुछ साल पहले उनके सीनियर रमेश जी की बहन के साथ कुछ दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ हैवानियत की। उसके बाद उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से वह बहुत डर गए थे और तुम्हें लेकर बहुत सचेत रहने लगे। वे बहुत जिम्मेदार और केयरिंग पापा हैं। तुम उनके बारे में बहुत गलत सोचती हो। लेकिन दीपा फिर बीच में बोली, तो फिर उन्होंने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? आशीष बोला, तुम उनकी बात पर कभी यकीन नहीं करती, इसलिए तुम सोचती कि वे तुम्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनकी दिली इच्छा रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और शादी के बाद दोनों घरों का मान भी रखें। आशीष की बात सुनकर दीपा चुप हो गई। आज उसे पापा के लिए कहे शब्दों पर बड़ा खेद हो रहा था। वह अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कहती थी और वे चुपचाप सुनते रहते थे, कभी प्रतिकार नहीं करते थे। इस पर भी वे उसे हमेशा घर से बाहर रहने की ढील नहीं देते थे। शायद यह उनकी सजगता का ही परिणाम था कि आज वह इतने अच्छे घर की बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दीपा का जी चाहा अभी पापा से मिलने चली जाए, लेकिन झिझक के कारण चुप रही। आशीष उसकी मनोदशा को भांप रहा था। वह बोला, अच्छी शुरुआत में देर नहीं करनी चाहिए दीपा। तुम चाहो तो उनसे फ़ोन पर बात कर सकती हो। आशीष की बात सुनकर दीपा को थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने मम्मी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बात करके वह बोली, मम्मी पापा कहाँ हैं? वह बोली, ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं, बात करोगी उनसे? उसने हाँ कहा तो उसकी मम्मी ने फ़ोन अशोक जी को थमा दिया। कैसी हो दीपा? पापा बोले तो बदले में उन्हें दीपा की सिसकियों के साथ इतना ही सुनाई दिया, आई मिस यू पापा। उधर से भी रुंधे गले से पापा की आवाज़ आई, हमेशा खुश रहना बेटी, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। इससे आगे दोनों ही कुछ नहीं बोल सके। सिसकियों की आवाज़ें दोनों के दिलों के जज्बात एक दूसरे तक पहुंचा रही थी। दीपा बहुत देर तक फ़ोन पर सिसकती रही। आज आशीष ने उसे चुप कराने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि आज जी भरकर रो लेने के बाद पापा के प्रति उसके अंदर का सारा रोष आंसुओं के साथ पूरी तरह से बह गया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।